हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज लाया हूँ आपके लिए कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि हिंदी विषय का है। 2025-26 का पेपर है बच्चों, ओरिजिनल पेपर है। देखो, मार्क्स इसमें है 75। ठीक है, ये इसके निर्देश है। निर्देश के बाद में चलते हैं प्रश्न 1 पे। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला, निम्नलिखित हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो वो है रामचरितमानस। मेघ आए रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, किस लिए? तो हाजिरी लेने। समास के प्रकार, तो 6 प्रकार के होते समास। इस जल प्रलय में पाठ में वर्णन किया गया है, तो बाढ़ का। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पहला, कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ग्रामोफोन एक तरह का बाजा होता है। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रश्न 3, सत्य असत्य। तो पहला हो जाएगा सत्य, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो यह असत्य है, क्योंकि महाकाव्य की होती है विस्तृत। तो नाटक गद्य की गौण विधा है, तो ये असत्य है। नाटक गद्य की प्रमुख विधा है। तिब्बत की यात्रा बहुत दुर्गम थी, तो ये बात तो सत्य है। मुँह की खाना का अर्थ मुँह से खाना, तो यह सत्य है। मुँह की खाना यानी कि बुरी तरह हारना होता है। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये सत्य है। फिर सही जोड़ी, तो कबीरदास बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाले। काव्य की आत्मा जो होती है रस होता है। और प्रेमचंद के फटे जूते, ये लिखा है हरिशंकर परसाई ने। और अश्रु का तद्भव होगा आंसू। नैतिक का विलोम अनैतिक। विभीषिका का हो जाएगा भयंकरता। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। रस खान किसके अनन्य भक्त थे? तो श्री कृष्ण के। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो बर्ड वॉचर के नाम से। सार्थक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप के नौकर का क्या नाम था? रतन था। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखक कितने भाई बहन थे? 6। छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली, व्यक्तिवाद की प्रधानता। दूसरी, प्रकृति का मानवीकरण। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है सभी वादों से मुक्त, और दूसरी है घोर वैयक्तिकता। प्रश्न 7, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली माखनलाल चतुर्वेदी की हमने यहाँ पे की है। देखो, माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और प्रश्न 8, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? लिखिए। तो मानसरोवर से कबीरदास का आशय पवित्र मन या हृदय से है, जो सांसारिक मोह माया से मुक्त है और ईश्वर में लीन हो चुका है। मेघ आए कविता के अनुसार लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा? लिखिए। तो मेघ आया कविता के अनुसार लता ने बादल को मेहमान यानी कि दामाद, मेहमान के रूप में घर का दामाद और घर की जो किवाड़ है, दरवाज़ा की ओट से व्याकुल होकर देखा, क्योंकि वह बादलों के आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बादल बहुत दिनों बाद आ रहे थे। ग्राम में श्री कविता के आधार पर लिखिए कि अरहर और सनई
के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? तो ग्रामश्री कविता के आधार पर अरहर और सनई के खेत कवि पंत को ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पृथ्वी ने अपनी कमर पर फलियों के रूप में सोने की करधनी बांध रखी हो। ये खेत हवा में हिलते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न करते प्रतीत होते हैं। फिर इसके अथवा में बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? लिखिए। तो भाई बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है क्योंकि यह इसमें बाल अधिकारों का हनन होता है और इससे बच्चों का बचपन, शिक्षा, विकास आदि अवसर विफल हो रहे हैं। प्रश्न 10, रस की परिभाषा एवं उनके अंगों के नाम लिखिए। तो काव्य को पढ़ते, सुनते या नाटक को देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। छंद की परिभाषा एवं उसके भेद लिखो। तो वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या, क्रम, यति, गति, लय, तुक आदि का जिसमें ध्यान रखा जाता है, ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। इसके अथवा में पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा एवं भेदों के नाम लिखिए। तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य है। इन्होंने काव्य को 3 भागों में बांटा है: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। फिर प्रश्न 12, एकांकी विधा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। एकांकी में कथानक पात्रों की संख्या, समय, विस्तार बहुत कम होता है तथा इसमें स्थान, समय और कार्य की एकता पाई जाती है। निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लेखक के व्यक्तिगत विचार और दृष्टिकोण होता है और निबंध के विचार और वाक्य आपस में तार्किक रूप से जुड़ जाते हैं। प्रश्न 13, हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं एवं भाषा शैली। तो हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे और महादेवी वर्मा की है यामा दीपशिखा। भाषा शैली हमने नहीं लिखी क्योंकि वे पेपर में आएगा नहीं, आंसर बड़ा है थोड़ा। फिर प्रश्न 14, लासा की ओर पाठ के अनुसार तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी थी? तो लासा की ओर पाठ के अनुसार तिब्बत की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी क्योंकि लोग बंदूक और पिस्तौल को लाठी की तरह खुलेआम लेकर घूमते थे जिससे चोरी का डर बना रहता था और जान का भी खतरा था। अथवा में जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो यह संस्कृति हमें अनावश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए प्रभावित कर रही है। यह हमें भौतिकवादी बनाती है। यह हमारी जीवन शैली पश्चिमीकरण को बढ़ावा देती है और हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? प्रश्न 15, तो एक बार उनकी एयर गन से एक नीले गले वाली गौरैया घायल हो गई थी। इस घटना से प्रभावित होकर वे अपना जीवन पक्षियों की खोज और उनकी सुरक्षा में लगाने लगे और इस प्रकार वो पक्षी प्रेमी बन गए। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो महादेवी वर्मा उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनकी माँ ने मना कर दिया था। साथ ही जब मौलवी जी उर्दू फारसी सिखाने आते तो वह घर में छिप जाती थी और उनका मन इसमें नहीं लगता था। प्रश्न 16, संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। निपात से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निपात एक अवयव शब्द है जो वाक्य में किसी के बाद लगकर उस पर बल या विशेष प्रभाव डालता है। उदाहरण भी, केवल। प्रश्न 17, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा होता है? लिखिए। तो हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस ए आदि बीमारियों का खतरा होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई? सभी खेलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर 2 खेलों के चर्चा की गई है और दोनों के नाम है हॉकी और टेनिस। फिर निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखो। ऊंचे कुल का जमनिया, जे करनी ऊंच न होई।
सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। और इसके नीचे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो ये मेघ आए कविता से लिया गया नीचे वाला। तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप कर सकते हो। फिर प्रश्न 19, 18 के बाद में प्रश्न 19 में भी वही संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन आप इसका पता कर लो कि किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, लेखक कौन है। और नीचे गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह बड़ी चुनौती है। तो इसका भी अर्थ लिख सकते हैं, लेकिन इसका पता कर लो कि आप किस पाठ से लिया गया और लेखक कौन है इसके। फिर प्रश्न 20, पानी बचाने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिखिए। तो आप बना सकते हो, या फिर नीचे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिख सकते हो। तो ये नीचे वाला सही रहेगा मेरे हिसाब से। एक दूसरे को जानकारी दे देना कैसे तैयारी चल रही है, ठीक। फिर प्रश्न 21, काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये सरल है। तुम धरती के पुत्र न हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो। तो इसमें देखो पहला प्रश्न उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो है आत्मनिर्भरता या फिर श्रम का महत्व। दूसरा, हमें अपने कार्य किस पूंजी से संवारना चाहिए, श्रम की पूंजी से। तीसरा, स्वाभिमान की भावना कब जागती है, जब हम मेहनत करते हैं तब श्रम की सीपी में वैभव दुलता है, जिससे स्वाभिमान का दीप स्वयं जल उठता है और स्वाभिमान की भावना जाग उठती है। काज का तत्सम रूप हो जाएगा कार्य। फिर ये पढ़ोगे, वर्तमान समय में समय का सदुपयोग करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका अगर हम देखें, पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो समय का सदुपयोग। हमें किस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, हमें आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान समय में समय का सदुपयोग करना। घर का दो पर्यायवाची लिखो, तो भवन, गृह, सदन। फिर यहाँ पे प्रश्न 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी कि फीस नहीं है आपके पास, आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो फीस जमा नहीं करवा सकते आप, इसलिए आपको पत्र लिखना है। अथवा में प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, यानी कि सुबह उठकर सुबह की सैर करना, यानी चलने घूमने जाना, इससे क्या होता है, क्या लाभ है, ये बताना अपने छोटे भाई को पत्र के माध्यम से। प्रश्न 23, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। हमारे वृक्ष, प्रथम मित्र, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी की गुण और जीवन में खेलों का महत्व। चारों में से पर्यावरण प्रदूषण सरल पड़ेगा, और मेरी प्रिय पुस्तक एक किसी पुस्तक के बारे में बता सकते हो, जैसे कि गीता है। और हमारे जो वृक्ष, हमारे प्रथम मित्र वृक्ष के बारे में बता सकते हैं। तो यह था बच्चों कक्षा 9वीं का 2025-26 का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।